Welcome back to my channel. So today we are going to discuss a very important topic of assessment, section 144 best judgment assessment and section 144C dispute resolution panel. And yes, as usual, अगर आप फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द ईमेल एड्रेस मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 ऐसा होता है. वैसे तो मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन इस सेक्शन का ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. और मैं अपने पेन का कलर ले लेती हूँ. यस, सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होता है सेक्शन 144 के अंदर आता है. अब ये सेक्शन बोलता क्या है कि हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे. इसको अक्सर नहीं, इसका एक दूसरा नाम ये भी है एक्स पार्टी असेसमेंट. मतलब कि एओ अगर चाहे तो दूसरी पार्टी मौजूद ना हो, मतलब एसएससी मौजूद ना हो, तब भी ये असेसमेंट किया जा सकता है. इसलिए इसको एक्स पार्टी असेसमेंट भी बोला जाता है. तो इसमें कुछ कंडीशन है कि किस किस कंडीशन में हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं. 3 कंडीशन है. फेल्स टू कंप्लाई विथ ऑल द टर्म्स ऑफ ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1) और ए डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 142(2)(a). 142(1) अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इसमें 2 डायरेक्शन होते हैं. एक आता है 142(1)(1) और एक आता है 2. 1 में आपको बोलता है कि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कीजिए और 2 में आपको बोलता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाया जाता है या बुक्स मंगाया जाता है. तो दोनों ही अगर आपसे एओ ने मांगा है, या तो एओ ने आपको ये बोला होगा कि आप आरओआई फाइल कर दीजिए और आपने नहीं किया तो भी बेस्ट जजमेंट हो सकता है, या फिर आपसे डॉक्यूमेंट या बुक्स मंगाए गए वो आपने कॉम्प्लाई नहीं किया तो भी हो सकता है. दूसरा बोलता है या फिर आपने 142(2)(a) के नोटिस से कंप्लाई नहीं किया. मतलब यहाँ पे स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शन दिए जाते हैं और अगर आपने अपना ऑडिट नहीं करवाया तो उस केस में भी हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं. दूसरा कंडीशन है फेल्स टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) एंड हैज़ नॉट फाइल्ड बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) और रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). मतलब कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो अगर आपको 142(1)(1) ये सेक्शन याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर एओ चाहे तो आपसे ये बोल सकता है कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए. आपने रिटर्न जो है टाइम पे नहीं फाइल किया था 139 में. बट अगर एओ चाहे, अगर एओ को लगता है कि मामला बहुत क्रिटिकल है, अगर मैं उसको 142(1)(1) का नोटिस भेजता भी हूँ तो भी वो कंप्लाई करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसने रिटर्न तो फाइल किया नहीं है, बहुत ह्यूज पावर दिए गए हैं, और ना ही उसने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है, ना ही उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर डायरेक्ट में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता हूँ. तीसरा है, थर्ड कंडीशन है हैविंग फाइल्ड ए रिटर्न फेल्स टू कंप्लाई विथ ऑल द टर्म्स ऑफ ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 143(2). 143(2) आपको जस्ट इसके पीछे के क्लास में मिल जाएगा, जो कि आपका डील करता है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट. स्क्रूटनी असेसमेंट के नोटिस से डील करता है. आपको 143(2) की नोटिस आती है सबसे पहले स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, और फिर 143(3) में आपका असेसमेंट हो जाता है. तो अगर आपको 2 का नोटिस आया, 143(2) का नोटिस आया और उसमें अगर कुछ आपसे मांगा गया है, आपने उससे कंप्लाई नहीं किया, तो भी एओ जो है वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है. इन 3 कंडीशन में लिखा हुआ है कि एओ शैल मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आफ्टर टेकिंग ऑन टू अकाउंट ऑल रेलिवेंट मटेरियल विच ही हैज़ गैदर्ड आफ्टर गिविंग द असेसमेंट एंड एसएससी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. मैंने आपको बोला कि एक्स पार्टी असेसमेंट होता है. अगर एसएससी मौजूद नहीं है तो भी ये असेसमेंट किया जा सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बताऊंगा भी नहीं और आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दूंगा और आपके पास डिमांड निकाल के मैंने भेज दिया कि 20 लाख रुपीज़ आप अपना पे कीजिए. नहीं, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हम देंगे. उसमें बताएंगे हम कि मैंने आपके ऊपर 142(1)(1) का नोटिस इशू किया था, मैंने आपको स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शन दिए थे और आपने कंप्लाई नहीं किया. सो इन दैट रिगार्ड नाउ आई एम गोइंग टू डू योर 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. ऐसे होता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैंडेटरी इन ऑल 3 केसेस स्टेटेड अबव. मतलब ये है कि सिर्फ यही तीनों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अगर आप कंप्लाई नहीं करते इन तीनों में से किसी एक केस में, तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है. इन 3 केसेस के अलावा और कोई ऐसा केस मौजूद नहीं है जहाँ पे आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बोली जाती है कि आपको हम प्लेन ले जाके ऐसा नहीं है कि असेसमेंट कर देंगे, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे. आपको असेसमेंट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे. Before making best judgment assessment, the assessing officer has to take into account all relevant material which he has gathered. The assessee must be given opportunity of being heard. और जो भी मटेरियल
एओ ने इकट्ठा किया है उन मटेरियल को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑर्डर है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का पास किया जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हाउएवर notice issued under section 142(1) has been issued prior to making of an assessment under this section. It is not necessary to give opportunity. कहने का मतलब ये है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई। एक तो आपको 142(1) के बारे में बोला गया था कि अगर आप इससे नहीं अप्लाई करते हो, साथ में आपको बोला गया था 142(2)A के बारे में। लेट मी जस्ट सी, यस 142(2)A के बारे में, और आपको बोला गया था 139 के आपको सब सेक्शन बोले गए थे, 139, 1, 4 एंड 5 के बारे में बोला गया था। इसके साथ साथ आपको बोला गया था कि अगर आप 143(2) अगर इन नोटिस से आप कंप्लाई नहीं करते तो हम आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इन सारे केसेस भूलने के बाद से एक चीज़ और भूली गई थी कि हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो करेंगे लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर 142(1) का नोटिस इशू हुआ है, मतलब आपको एओ ने ये बोला है कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, या फिर हो सकता है आपसे बुक्स या कुछ डॉक्यूमेंट मांगा हो, तो अगर आपको ये पहले ही बोल दिया गया है कि रिटर्न फाइल कीजिए या बुक्स या डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, तो फिर हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे, हम डायरेक्ट आपका 144 का असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 इज मेड विदाउट गिविंग सो कॉज नोटिस देन असेसमेंट इज वॉइड ऑफ इन इश्यू। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है तो ये असेसमेंट जो है वॉइड ऑफ इन इश्यू हो जाता है। द असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 कैन नॉट बी मेड इन आर्बिट्ररी मैनर और ऑन एडहॉक बेसिस। द असेसमेंट मस्ट बी based on material which AO collect, example last year ROI, current year ROI। सपोज करो एग्जाम्पल मैं एक लेती हूँ कि जो बिजनेस जिसके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है वो एक अपैरल इंडस्ट्री की एक कंपनी है, ठीक है, कपड़े, उनका कुछ कपड़े वगैरह बनाती है। अब इसमें हुआ क्या, नोटिस इशू हुआ 142(2)A का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एओ ने नोटिस इशू किया कि आप अपना स्पेशल ऑडिट कराइए। एसएससी ने स्पेशल ऑडिट नहीं कराया। अब एओ को लगता है कि उसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देना चाहिए। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब भी एओ करेगा तो सपोज करो रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल हुआ था उसमें 30 लाख रुपए की इनकम दिखाई गई थी। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 में एओ बोलता है कि 50 लाख रुपए की इनकम, तो एओ किसी आर्बिट्रेरी मैनर में ये 50 लाख रुपए की इनकम नहीं दिखा सकता है। उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं किस बेसिस पे ये 50 लाख की इनकम बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएससी ने तो अपना ऑडिट करवाया नहीं, या फिर मान लो कुछ डॉक्यूमेंट मांगा था तो कुछ डॉक्यूमेंट तो दिया नहीं, तो मेरे पास एसएससी से मिला हुआ कोई वैलिड प्रूफ तो है नहीं। तो मैं एक रीजनेबल बेसिस बना के असेसमेंट करूँगा, आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं करूँगा। जैसे कि मैं ये देखूँगा कि अपैरल इंडस्ट्री लास्ट ईयर 10% ग्रो की है और जिस पर्टिकुलर सेगमेंट पे मेरा एसएससी डील करता है वो 20% ग्रो किया है, तो इन सारे फैक्टर को ध्यान में रख के मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मेरे एसएससी को 20 लाख रुपए की एडिशनल इनकम होनी चाहिए इस ईयर में, और इसलिए मैं जो एसेस कर रहा हूँ, जो इनकम एसेस कर रहा हूँ वो 50 लाख एसेस कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सेक्शन 153 जो कि टाइम लिमिट की बात करते हैं। नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट की बात करता है, और 144 दोनों के लिए सेम ही टाइम लिमिट है। शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सपोज करो एक FY है कौन सी जो अभी गया, मैं उसी का एग्जांपल लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। FY 22-23 इसका असेसमेंट ईयर आपको हो जाएगा 23-24। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर इसका मैं 144 करता हूँ तो मेरे पास टाइम लिमिट है, ये ईयर ख़त्म हो जाए, इस ईयर के ख़त्म होने के 9 महीने बाद, मतलब आप कहाँ पे आ जाएंगे, 31 दिसंबर 23 में आ जाएंगे। इसके बाद से मैं 144 का ऑर्डर नहीं पास कर सकता हूँ। मेरे पास 31 दिसंबर 23 23-24 तो 31 दिसंबर ये असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद से आपको 9 महीने का टाइम और मिलता है। तो असेसमेंट ईयर ख़त्म हो रहा है आपका 24 में, ऑन एंड नाउ आफ्टर एडिंग 9 मंथ्स हमें मिलता है टाइम पीरियड 31 दिसंबर 24। तो 31 दिसंबर 2024 तक का ही टाइम लिमिट है जब एओ के पास 144 ऑर्डर पास करने का हक है। इसके बाद एओ 144 का ऑर्डर नहीं पास कर सकता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एक सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया है एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन 144C डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। देखो होता क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में होता क्या है, अब हम इसको DRP बोलेंगे, इतना बड़ा नाम नहीं बोलने वाली मैं। तो DRP में होता क्या है, जैसे
कुछ ऐसे एसएससी थे जिनको गवर्नमेंट फेवर नहीं, जब भी कोर्ट के केसेस होते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो, फैमिली कोर्ट हो या फिर इनकम टैक्स का केस चल रहा हो, आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। तो इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडिएट करने के लिए, ताकि ये जल्दी हो जाए, लोगों को लोग बिजनेस, ईज़ ऑफ बिजनेस हो सके एक तरीके से, उन चीज़ों को फ़ायदा देने के लिए, ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए गवर्नमेंट एक नया सेक्शन लेके आई जहाँ पे डीआरपी को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या होता है हम आगे देखेंगे। अब इस डीआरपी में होता क्या है, चलो यहीं से देख लेते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। 3 हमारे पास कमिश्नर होते हैं। 3 कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर का एक बेंच होता है जो कि आपको डिसाइड करती है आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो गया। जब भी मैंने कहा कि ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए ये लेकर के आई है ये सेक्शन, और कुछ स्पेशल लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, तो जब भी स्पेशल लोग आते हैं, आपको एक बात ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये स्पेशल लोग अक्सर हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो हमारे लिए तो नॉर्मल रूल है, बट कुछ भी फ़ायदा देना होता है तो गवर्नमेंट एक एडिशनल जो भी बेनिफिट देना होता है, स्पेशली इन बिजनेस, तो गवर्नमेंट किसको ध्यान में रख के लॉ बनाती है, एनआर को ध्यान में रख के, नॉन रेसिडेंट को ध्यान में रख के। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को ध्यान में रख के लॉ बनाया गया है। अब हम बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। डीआरपी जो होता है मैकेनिज्म होता है विच विल एड स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट ऑन ए फास्ट ट्रैक बेसिस। ओके, आई थिंक दिस इज वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँ, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है। दिस इज अ रिविजनरी क्लास, तो मैं आपको एक एक जैसे इन दिस पॉइंट व्हाट इज रिटन, मैं आपको वो समझा देती हूँ एंड यू कैन कैरी ऑन विद योर रिवीजन। सो मैंने आपको क्रक्स बता दिया। पहला पॉइंट आपको यही बोलता है कि एक स्पीडी रिजोल्यूशन है, जो भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट कह सकते हैं हम लेमन लैंग्वेज में, कि एक तरीके का फास्ट ट्रैक कोर्ट है इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, जहाँ पे 3 चीफ कमिश्नर या कमिश्नर का ग्रुप बैठा होता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि एडिशन, डिलीशन या फिर क्या होना चाहिए इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ एलिजिबल एसएससी। अब मैंने आपको बोला कि ये जो बेनिफिट जो मिला है वो हर एक किसी को नहीं मिला है, हम सबके लिए जो भी नॉर्मल प्रोविज़न है वही एप्लीकेबल है, बट कुछ एसएससी स्पेसिफाइड किए गए हैं जिन स्पेसिफाइड एसएससी को डीआरपी का बेनिफिट मिलेगा, जिसको हमारा लॉ जो है वो बोलता है एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी के डिफिनेशन में आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एसएससी जिनके केस में वेरिएशन इंक्लूड प्लस एंड माइनस बोथ, यहाँ पे सिर्फ प्लस का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस बोथ अराइजेज ऑन ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। आप टीपी रिपोर्ट फाइल करते हैं नवंबर में, आपके पास 30th ऑफ नवंबर को आपके पास टाइम लिमिट होती है क्या, कि आप अपना टीपी ऑडिट करा के आप अपना टीपी रिपोर्ट फाइल कीजिए। अगर इस टीपी रिपोर्ट के बेसिस पे अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कुछ प्लस या माइनस किया है, यहाँ पे एनआर और रेसिडेंट की बात नहीं है, यहाँ पे हर एक एसएससी के लिए बोला गया है कि अगर वेरिएशन कुछ है ऑन द consequences ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, टीपी ऑफिसर ने अगर कुछ एडिशन किया है या डिलीशन किया है, पास्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92CA, ये आप पढ़ेंगे आगे चल के, एंड एनी नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और एनी फॉरेन कंपनी, मतलब 2 लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक तो आपका हो गया फॉरेन कंपनी, जो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, दूसरा मैं बोलती हूँ नॉन रेसिडेंट, और तीसरा कोई भी एसएससी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, डजेंट मैटर, एक ऐसा एसएससी जिसके ऊपर जो वेरिएशन किया गया है, जो एडिशन डिलीशन किया गया है, वो इन रिगार्ड टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के द्वारा किया गया है, तो इन एसएससी को हम एलिजिबल एसएससी बोलते हैं। और इन एसएससी के ऊपर अगर इन केसेस में कुछ भी असेसमेंट ऑर्डर पास होता है तो एक ऑप्शन होता है कि वो डीआरपी मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर ले, ताकि जो है उनकी प्रॉब्लम का एक स्पीडी रिजोल्यूशन निकल सके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये बोलता है द एलिजिबल एसएससी। मान लो मैंने मान लिया कि एक हमारे पास, एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि एक फॉरेन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, एबीसी, चलो लिमिटेड ही बना देती हूँ इसे, सपोज करो कि बाहर में भी लिमिटेड ही चल रहा है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड हमारे पास एक फॉरेन कंपनी है। द एलिजिबल एसएससी शैल विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर। अब एबीसी लिमिटेड के ऊपर कुछ जो है एओ ने कहा कि एबीसी लिमिटेड जो है इसके ऊपर मैं कुछ एडिशन कर रहा हूँ, जो भी 143(3) में जो है मैं असेसमेंट ऑर्डर पास किया, और 50 लाख की इनकम थी, इस 50 लाख की इनकम को उसने प्लस कर दिया 20 लाख और ऑन सम बेसिस, और 70 लाख इनकम बना दिया। तो अगर ऐसा हुआ है तो एलिजिबल एसएससी शैल विद इन अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, कि एलिजिबल एसएससी के केस में एओ जो है सेल्फ फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट प्रपोज्ड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट टू द एलिजिबल एसएससी इफ ही प्रपोज टू मेक एनी वेरिएशन विच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सच एसएससी।
कहा यह जा रहा है कि जब मैं असेसिंग ऑफिसर हूँ सपोज़ करो, और जब मैंने 50 से 70 अपना इनकम किया, तो मैंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी है। मैंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है, तो ये ड्राफ्ट ऑर्डर जो है एलिजिबल एसएससी को जाएगा। assessing officer shall forward a draft proposed order of assessment to the eligible SSC if he propose to make any variation which is prejudicial to the interest of such SSC। ये prejudicial है तो ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो SSC के पास जाएगा। अब जैसे ही SSC के पास ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया तो उसको ऑप्शन मिले क्या किया, तो वो एक्सेप्ट कर ले ऑफ द वेरिएशन टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज। सपोज़ करो कि 1 जनवरी 23 को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बन के एसएससी के पास आता है, एबीसी लिमिटेड के पास आता है। अब एबीसी लिमिटेड के पास 31 जनवरी 23 तक का टाइम लिमिट है, 30 दिन का टाइम लिमिट है कि वो क्या कर ले, या तो वो एक्सेप्ट कर ले ऑफ द वेरिएशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, जो भी एओ ने वेरिएशन एडिशन डिलीशन किया है उसे एक्सेप्ट कर ले। फाइल हिज ऑब्जेक्शन इफ़ एनी टू सच वेरिएशन विद डीआरपी एंड असेसिंग ऑफिसर, या फिर अगर उसे ऑब्जेक्शन है उस एडिशन या डिलीशन पे, अगर उसे ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल और असेसिंग ऑफिसर के पास। अब मान लो एबीसी लिमिटेड, जो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसने चूज़ किया कि भाई मैं तो इसमें एग्री नहीं करता हूँ, मैं तो वेरिएशन जो है इस वेरिएशन से मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन फाइल करूँगा। अब एसएससी ने ऑब्जेक्शन फाइल किया, तो अब आगे की प्रोसीडिंग ऐसे होती है। डीआरपी मीन्स अच्छा, यहाँ पे मतलब बताया गया है कि कॉलेजियम ऑफ 3 प्रिंसिपल कमिश्नर, और कमिश्नर कोई भी हो सकता है, या तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कंस्टिट्यूटेड बाय सीबीडीटी फॉर दिस पर्पस। द एओ हैज़ टू कंप्लीट द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर इफ एसएससी इंटीमेट द एक्सेप्टेंस ऑफ वेरिएशन टू द असेसिंग ऑफिसर। ओके, लेट मी दिस। हमारे पास कौन सी कंपनी थी? एबीसी कंपनी। ओके, एबीसी कंपनी के पास मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 23 को इनके पास ऑर्डर आया कि इनका असेसमेंट हुआ, और उस असेसमेंट में इनके पास ऑर्डर आया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सॉरी, अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, क्या करें? या तो वो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, या फिर वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दे किसके पास? डीआरपी के पास प्लस एओ के पास, दोनों के पास फाइल करना पड़ेगा ना। एओ को भी बताना पड़ेगा कि मैं डीआरपी के पास ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा हूँ। अब जैसे ही सपोज करो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, पहले हम ये मानते हैं पहले हम ये मान लेते हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो असेसिंग ऑफिसर को जो ड्राफ्ट ऑर्डर था, आप फाइनेंशियल्स बनाते होंगे अपने, बनाते नहीं होंगे तो या फिर ऑडिट भी करते होंगे, देन यू मस्ट हैव सीन कि जो आपके पास क्लाइंट से फाइनेंशियल्स आता है उसमें लिखा होता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल वर्जन 1 या 2 या 3 या 4 9 10 जितना भी चले, बट वहाँ पे ड्राफ्ट लिखा होता है क्योंकि वो फाइनल नहीं होता है। तो एओ ने जो पहले भेजा था वो ड्राफ्ट था। अब सपोज़ करो एसएससी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, या फिर एसएससी जो है जब उसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ तो 30 दिन खत्म हो गए, बट एसएससी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। तो इन दोनों ही केसेस में असेसिंग ऑफिसर को क्या करना होता है? कंप्लीट कर देना होता है असेसमेंट, और असेसमेंट कंप्लीट करने का जो टाइम लिमिट है वो है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एक्सेप्टेंस इज रिसीव और द पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन एक्सपायर। जैसे कि यहाँ के एग्जाम्पल में आते हैं, मैंने कहा कि आपके पास 1 जनवरी 23 को एबीसी लिमिटेड के पास जो है वो आया था ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। अब इसके पास मैंने आपको बोला कि 30 डेज़ का मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लेकर के आ रही हूँ, 30 डेज़ का टाइम लिमिट है। मतलब 30 जनवरी 23 तक का 31 जनवरी 23 तक का टाइम लिमिट था एबीसी लिमिटेड के पास कि वो या तो ऑब्जेक्शन फाइल कर ले या फिर वो अपना एक्सेप्टेंस दे दे। अब सपोज़ करो कि या तो उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है या ऑब्जेक्शन कर लिया है, कुछ भी, मान लो एक्सेप्टेंस ही दे दिया है। इस एक्सेप्टेंस देने के बाद से गवर्नमेंट यहाँ पे ये लॉ यहाँ पे ये बना कि 1 महीने बाद इसके बाद से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फरवरी 28 को आ जाइए। यहाँ इतना टाइम लिमिट है क्या करने के लिए कि वो जो ड्राफ्ट था ना, इस ड्राफ्ट ऑर्डर को क्या कर दे? फाइनल बना दे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे ये सीरीज़ कैसे चल रही है। यस, सेल pass the assessment order within 1 month from the end of the month in which the acceptance is received। यहाँ से एक्चुअली मैंने लास्ट डेट ही लिया था, बट सपोज करो कि अगर ये 30 दिन जो है ये यहाँ पे ख़त्म ना हो के
15 जनवरी 23 को ख़त्म होता, स्टिल यहाँ पे ये जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी ही आता। मतलब इस महीने के ख़त्म होने के बाद से आपके पास 1 महीना और मिलता है, और इस 1 मंथ में आपको क्या करना पड़ता है, फाइनल ऑर्डर जो है, जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसको फाइनल बना देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, द DRP पैनल शैल इन केस व्हेन एनी ऑब्जेक्शन आर रिसीव इशू सच डायरेक्शन एज इट थिंक फिट द गाइडेंस फॉर द गाइडेंस ऑफ AO टू इनेबल हिम टू कंप्लीट द असेसमेंट। 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, या तो आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, जब आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो आपने ये कहानी पढ़ ली कि ये चीज़ें होंगी, या फिर आपने कुछ नहीं बोला, आपने नो ऑब्जेक्शन, आपने कुछ किया ही नहीं, तो भी यही कहानी रिपीट होगी। जो आपने एक्सेप्टेंस दिया था तो कहानी जो रिपीट हुई थी वही कहानी नो ऑब्जेक्शन में भी रिपीट होगी। बट सपोज करो अगर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, मेरे भी अपने कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी सुना जाए। अब जब ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो बाकी की जो नीचे आके हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ये सारे पॉइंट उसी से डील करते हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो क्या। तो यहाँ पे 5th पॉइंट आपका सिंपल ये बात बोलता है कि DRP जो है वो इशू डायरेक्शन एज इट थिंक फिट फॉर द AO के गाइडेंस के लिए जो भी उसको सही लगे वो डायरेक्शन इशू करेगा इन केस अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है तो। Next point we have is DRP shall issue such direction after considering the following, namely DRP जो है डायरेक्शन इशू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेगा, और वो बातें हैं, सबसे पहली चीज़ है वो आपको ये कि ड्राफ्ट ऑर्डर, जो ड्राफ्ट ऑर्डर AO ने SSC को भेजा होगा वो ड्राफ्ट ऑर्डर को ध्यान में रखेगा। ऑब्जेक्शन फाइल बाय द SSC ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो ऑब्वियसली वो उसे भी ध्यान में रखेगा। एविडेंस फर्निश बाय द SSC, जब वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, सपोज करो मैंने कहा AO ने जो है, अगर मैं AO हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मैं 20 लाख का एडिशन जो है वो मैं ट्रेड रिसीवेबल को TR को देख के, या अकाउंट रिसीवेबल आप जो भी बोलते हो, TR या AR को देख के कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ एविडेंस फर्निश किया है SSC ने तो उसको भी ध्यान में रखेगा। रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द AO वैल्यूएशन ऑफिसर और TPO और एनी अदर अथॉरिटी, अगर AO ने ऑर्डर इशू करने से पहले अगर वैल्यूएशन ऑफिसर या वैल्यूएशन ऑफिसर या TPO या फिर किसी अदर अथॉरिटी की मदद ली है तो वो उनकी रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेगा। रिकॉर्ड रिलेटिंग टू ड्राफ्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी अदर रिकॉर्ड है उसको भी ध्यान रखेगा। एविडेंस कलेक्टेड और कॉज टू बी कलेक्टेड बाय इट एंड रिजल्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड और कॉज टू बी मेड बाय इट, या फिर कोई अदर एविडेंस अगर ऐसे AO ने कलेक्ट किया है तो उसको भी ध्यान में रखेगा, या फिर अगर कोई इंक्वायरी की है तो उसको भी ध्यान में रखेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो है DRP जो है क्या करेगा, अपना गाइडेंस इशू करेगा, किसको, असेसिंग ऑफिसर को। Next point we have is the DRP panel may before issuing such direction make such further inquiry as it think fit or cause any further inquiry to be made by any income tax authority and report the result of same to it। सिंपल सी बात ये बोलते हैं, मैंने आपको बोला कि गाइडेंस इशू करेगा किसको, असेसिंग ऑफिसर को। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इन चीज़ों को तो उसने ध्यान में रख लिया, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको एक बात समझ में आ रही होंगी कि पहले से मौजूद हैं। जब वो असेसमेंट ऑर्डर को पढ़ रहा होगा तो ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद होंगी। आप सपोज करो पढ़ने के वक्त या फिर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद से DRP को ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ इंक्वायरी करनी है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है, या फिर वो इनकम टैक्स अथॉरिटी, यहाँ पे मतलब हुआ कि AO को ये बोल सकता है कि मुझे एडिशनली जो है ये जो वेंडर आ रहा है या फिर ये जो AR इनकी बुक्स में आ रहा है ना XYZ, इनकी कंफर्मेशन मंगा लो। तो वो एडिशनली इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी बोल सकता है, या फिर वो अगर वो खुद चाहे तो वो खुद भी इंक्वायरी कर सकता है और रिपोर्ट मंगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़, आगे बढ़ते हैं, DRP पैनल में कंफर्म। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आज आपको 2 टॉपिक बता रही हूँ, DRP एज वेल एज 144। ये दोनों ही टॉपिक MCQ या फिर आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि DRP कर क्या सकता है, कंफर्म, रिड्यूस, इन्हेंस कर सकता है। एक सिंपल सी यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि DRP के पास जो पावर होता है ना वो ये कि वो कंफर्म करे, रिड्यूस करे या इन्हेंस करे। द वेरिएशन प्रपोज्ड, अब आपसे MCQ में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या वो डायरेक्शन भी इशू कर सकता है। आपने देखा डायरेक्शन इशू कर सकता है, बट क्या वो सेट असाइड कर सकता है। तो यहाँ पे
मान लो अगर कोई एडिशन है तो क्या वो उस एडिशन को सेट असाइड कर सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि आप इसको फिर से जांच करिए, आप इसके ऊपर फिर से इंक्वायरी करिए और तब मेरे पास लेकर आइए? ये सब राइट जो है डीआरपी को नहीं मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कि डीआरपी के पास क्या राइट है उस असेसमेंट ऑर्डर के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए। एंड इफ़ आई डू नॉट मिस्टेक, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ भी चुका है। तो डीआरपी के पास ये पावर है कि वो कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या फिर इन्हेंस कर सकता है। सपोज़ करो कि मैंने ट्रेड पेबल के बेसिस पे अगर मैंने एक्सपेंस में कुछ डिडक्शन किया है, ठीक, अब अगर मैंने कुछ डिडक्शन किया है एक्सपेंस में, तो या तो वो ये बोल सकता है कि हाँ एओ ने कुछ डिडक्शन किया है, तो उसको कंफर्म कर दिया, उसको बोला कि हाँ आप जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, या फिर रिड्यूस कर सकता है या फिर उसे इन्हेंस कर सकता है। तीनों ही राइट उसके पास है। वेरिएशन प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर, हाउएवर इट कैन नॉट सेट असाइड, मैंने आपको बोला ना ये सेट असाइड नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि नहीं इसे अलग रखो, आप इसे देखो ही मत। एनी प्रपोज्ड वेरिएशन, जो भी वेरिएशन, मान लो अगर 5 चीज़ें, 5 पॉइंट्स हैं जिसपे एडिशन डिलीशन हुए हैं, तो उनमें से किसी भी एक पॉइंट को वो ये नहीं बोल सकता कि आप इस पॉइंट को जो है सेट असाइड कर दो और इशू एनी डायरेक्शन एज मेंशन इन 5 अबव फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड पासिंग ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। या फिर वो ये नहीं कह सकता है कि आप इसमें और उसको अपना जो क्वेश्चन आएगा वो उसके लिए इंक्वायरी कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो इंक्वायरी कर सकता है, बट किसी भी वेरिएशन को वो सेटिसाइड नहीं कर सकता या फिर कोई ऐसा डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता है फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर कि आप इसके ऊपर और इंक्वायरी करिए और तब इस एडिशन को बनाइए या फिर तब इस डिलीशन को हटाइए, वो डायरेक्शन वो नहीं कर सकता है। द पावर ऑफ डीआरपी टू इनहेंस द वेरिएशन एज मेंशन इन सेक्शन 144C shall not include and shall be deemed to have always included the power to consider any matter arising out of the assessment proceeding relating to the draft order. This power to consider any issue shall be irrespective of whether any matter was यहाँ पे जो बोला गया है, मैं आपको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। ये जो पूरा पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 8, ये आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ करो कि चलो ABC का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे ABC का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब ABC का ड्राफ्ट ऑर्डर जो है वो पास हुआ और ड्राफ्ट ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर बन जाता है, दैट इज़ ए सेपरेट पॉइंट। अब ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है, ऑब्जेक्शन जो फाइल हुआ है, ऑब्जेक्शन पे जो भी हियरिंग जो है चल रही है, ड्यूरिंग हियरिंग डीआरपी के पास एक ऐसा पॉइंट दिखा, सपोज़ करो कि कुछ ऐसा एडिशन दिखा, ऐसा दिखा कि एक एक्सपेंस है, कोई सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा दिखा कि एक पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है उसको भी अलाउ कर दिया गया है। एक 10 लाख रुपए का पर्सनल एक्सपेंडिचर था जिसको अलाउ कर दिया गया है, और ये चीज़ें इस चीज़ पे मान लो कि 5 पॉइंट ऐसे थे जिस पे एओ ने एडिशन किया था, बट हो सकता है एओ के भी यहाँ से चेक करने से ये स्लिप हो गया हो, और ये ना ही तो एओ से स्लिप हो गया और एसएससी ने भी इस पे कोई पॉइंट रेज नहीं किया, बट ड्यूरिंग हियरिंग डीआरपी को ये चीज़ दिखा कि कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है 10 लाख रुपए का वो हमारा अलाउ है एक्सपेंस में। तो अगर नहीं, अब इस पॉइंट पे डीआरपी के पास एक राइट है कि क्या, कि वो इसको डिसअलाउ कर देगी। डिसअलाउ करेगी मतलब कि एडिशन कर देगी। एडिशन मतलब कि इसको डिसअलाउ करेगी तो आपका इनकम जो है वो एडिशन ही हो जाता है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एडिशन। तो इसको डिसअलाउ कर देगी तो आपका इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब डीआरपी के पास ये पावर है कि वो डिसअलाउ कर दे, बट डीआरपी के पास ये पावर नहीं है कि वो आपके इनकम को रिड्यूस कर दे। उसके पास सिर्फ वो रेवेन्यू अथॉरिटी के बेनिफिट के लिए काम करेगी। एडिशनल पॉइंट पे मैं आपको बोल रही हूँ, जो पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है उस पर तो वो रिड्यूस इन्हेंस कुछ कर सकती है, बट जो एडिशनल पॉइंट उसने पकड़ा ड्यूरिंग हियरिंग, उस पर उसके पास सिर्फ एक ही अधिकार है कि वो जो है इस वेरिएशन एडिशन कर सकती है और एडिशन करके जो है इनकम को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे ये 5 लाख रुपए जो है वो डिसअलाउ हो जाएंगे और आपका इनकम जो है, सपोज करो 50 लाख था तो 5 लाख ऐड होके 55 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ये पूरा 8th पॉइंट आपका यही बोलता है। एक समरी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है हमारा, द मेंबर ऑफ डीआरपी मे डिफर इन ओपिनियन एट द पॉइंट
director and shall decided according to the opinion of majority of member। मैंने आपको कहा कि DRP का मतलब होता है 3 मेंबर होते हैं, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर से बने हुए ये एक 3 मेंबर का बेंच होता है। अब मान लो 2 मेंबर जो है हाँ बोल रहे हैं और 1 मेंबर ना बोल रहा है, तो ये जो फाइनल डिसीजन आएगा वो मेजॉरिटी के बेसिस पे आएगा। दिस इज अ सिंपल पॉइंट। पॉइंट नंबर 10 जो है वो आपका बोलता है एवरी डायरेक्शन इशूड बाय DRP शैल बी बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। सिंपल पॉइंट, जो भी डायरेक्शन इशू करेगा DRP, मान लो मैंने आपको बोला कि 5 पॉइंट थे जिस पे कि एडिशन किया था असेसिंग ऑफिसर ने। अब DRP जो है, अगर DRP बोलता है कि ये आप रिड्यूस कर दीजिए, तो इस पे ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकता है AO। इसको जो है बाइंडिंग हो जाएगी किस पे, डिपार्टमेंट पे। जो भी डायरेक्शन जो है इशू होती है ना DRP के केस में, वो डिपार्टमेंट पे बाइंड हो जाती है। इसमें आप फर्दर अपील में नहीं जा सकते हैं। AO के पास वो राइट नहीं है कि वो बोले कि नहीं ये रिडक्शन नहीं होनी चाहिए या फिर ये जो अलाउ हो गया है वो अलाउ नहीं होने चाहिए। जो भी डायरेक्शन DRP ने इशू कर दिया वो बाइंडिंग हो जाएगी असेसिंग ऑफिसर पे। इफ़ एनी डायरेक्शन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ SSC और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, देन द सेम कैन बी इशूड ओनली आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ज इज गिवन टू SSC एंड AO। सपोज करो 50 लाख रुपीज़ की इनकम थी और एडिशन हो रहा है 5 लाख रुपए का। वही पर्सनल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल ले लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो डिसलाउ हो गया, तो मेरा 55 लाख रुपए इनकम बन गया। अब दिस डिसीजन, दिस डायरेक्शन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ SSC। तो जब ये एडिशन होगा तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया जाएगा किसको, SSC को। इसी तरीके से अगर कुछ 50 लाख रुपए की इनकम थी और कुछ रिडक्शन हो रहा है, तो इस केस में दिस इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू मतलब कि AO। तो ये AO पे प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट है, तो इसलिए AO को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि हम ये 5 लाख रुपए घटा रहे हैं, हम क्यों ना डिडक्ट करें इसको। And 12th point we have is such direction has to be issued within 9 months from the end of the month in which the draft order is forwarded to the eligible SSC। जिस मंथ में पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में जो हमने डेट लिया था वो हमने लिया था 1 जनवरी 23। तो मान लो 1 जनवरी 23 को अगर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ है SSC को, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी डायरेक्शन इशू होगा उसको इशू करने की एक टाइम लिमिट है। कब, ये मंथ को ख़त्म कर दीजिए आप, ये मंथ को ख़त्म कर दीजिए, मतलब 31 जनवरी 23 पे आ जाइए और यहाँ से आप 9 मंथ काउंट कर लीजिए। फ़ैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितने, मुझे समझ नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यू हैव अक्टूबर, 31 अक्टूबर 23। यहाँ तक का टाइम लिमिट है आपके पास जब DRP जो है कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता है। इसके बाद से DRP कोई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता है। अपॉन रिसीट ऑफ सच डायरेक्शन AO हैज़ टू कंप्लीट द असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सेम विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डायरेक्शन इज रिसीव। अब मान लो 31 दिसंबर तक, सपोज करो कि 31 दिसंबर 23 को फाइनल डायरेक्शन जो है, इसी दिन फाइनल डायरेक्शन पास हुआ और ये फाइनल डायरेक्शन पास होके विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डायरेक्शन इज रिसीव। और ये फाइनल डायरेक्शन पास होने के बाद से ये 15 नवंबर 23 को जो है आता है AO के पास। डायरेक्शन पास हो गया तो AO के पास आने में कुछ टाइम लगा ना, 15 दिन। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अभी तक जो भी था, जो भी डिस्कशन चल रहा था, SSC ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था, तो ये सारे ऑब्जेक्शन के प्रोसेस थे। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद से अब फाइनल DRP ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया। फाइनल ऑर्डर 15 नवंबर 23 को आ गया। तो ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर था पहले SSC के AO के पास, ये ड्राफ्ट ऑर्डर जो है अब फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए 1 मंथ का टाइम लिमिट है। यहाँ से 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच within 1 month from the end of the month in which direction is received। 15 नवंबर 23 को मिला, इस मंथ के एंड में आ जाइए 30 नवंबर 23 को, और यहाँ से 1 महीने मतलब कि 31 दिसंबर 23 तक आपके पास टाइम लिमिट है कि आप फाइनल डायरेक्शन जो है वो पास कर सकते हैं, ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर बना सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन shall not apply to any assessment or reassessment order passed by AO with the prior approval of principal commissioner or commissioner as provided by in 144 BA subsection 12 where GAR has been invoked। समझ में नहीं आएगा अभी आपको, जहाँ पे भी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर गार का पॉइंट आ गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा।
तो गार का प्रोविज़न अगर अप्लाई हो गया ना तो फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर का, जो कि 144 BE12 में लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे DRP का सेक्शन और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 खत्म होता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ 131 सबसेक्शन 1 पार्ट 2 सम इम्पाउंडिंग ऑफ बुक्स, और यहाँ से जो है हमारा सर्च एंड सीजर एंड अदर सेक्शन शुरू हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय।